अस्सलामुअलैकुम क्लास। स्टैटिस्टिक्स के आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 का नाम था ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। लेक्चर नंबर 1 कवर कर चुके थे हम। आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 का टॉपिक होगा हमारा डायग्राम्स एंड इट्स टाइप्स। डायग्राम्स किसे कहते हैं और किस तरह की टाइप्स होती है डायग्राम्स की जो हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व हैं, इससे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलते हैं डायग्राम्स की डेफिनेशन की तरफ। डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, डेट द डेटा प्रेजेंटेड इन नंबर्स इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड एंड पीपल एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड स्टडिंग देम। जब डेटा प्रेजेंट करते हैं हम नंबर्स की फॉर्म में तो लोगों का इतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता और वो अवॉइड करते हैं उस डेटा को स्टडी करने से। टू मेक द डेटा इंटरेस्टिंग, डायग्राम्स आर यूज। डेटा को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। दे कन्वे द जर्नल फैक्ट्स टू द रीडर फोर्सफुली बाय प्रेजेंटिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड डायग्राम्स। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम डेटा को अच्छे से कन्वे करना चाहते हैं, अपनी मालूमात को ठीक से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम डेटा के प्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम्स जो है वो यूज़ करते हैं। चलते हैं डायग्राम की डेफिनेशन की तरफ। A simplified drawing showing the appearance, structure or workings of something. It represents something in graphic form. The diagrams show the data as picture, bars and other visual. यानी डायग्राम वो ग्राफिकल फॉर्म है जिसके ज़रिए हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डिफरेंट डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बार डायग्राम भी होती है। अभी हम टाइप्स ऑफ डायग्राम के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ डायग्राम को देख लेते हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम जिसे कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहा जाता है, पाई चार्ट और सेक्टर डायग्राम। तो क्लास ये है टाइप्स ऑफ डायग्राम जो कि हमारे सिलेबस में शामिल हैं। सिंपल बार डायग्राम जिसमें एक बार के ज़रिए सिंपल वन बार जो है वो बनता है और सिंपल डायग्राम के ज़रिए हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम जिसे ग्रुप बार डायग्राम भी कहा जाता है, इसमें एक ही एरिया, एक ही जो है वो आइटम के डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही होती हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम शो कर रहे होते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स बन रहे होते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, नाम से ही जाहिर है कि एक बार को हम डिवाइड कर कर एक बार एक कंपोनेंट बनाकर जो है वो हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पाई चार्ट जिसे सेक्टर डायग्राम भी कहा जाता है, इसे सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं। सर्कुलर वे में हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब वन बाय वन इसको स्टडी कर लेते हैं। पहले हमारे पास है बार डायग्राम। डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर बार डायग्राम की। बार डायग्राम जिसे सिंपल बार डायग्राम भी कहा जाता है, बार ग्राफ भी कहते हैं। A bar graph is a chart that uses either horizontal or vertical bars to show comparison among characteristics. इस तरह का बनता है सिंपल बार डायग्राम। वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया, रिप्रेजेंट डिस्क्रीट वैल्यू वाई एक्सिस पर, और एक्स पर जो है वो कैटेगरी जो दी हुई होती है हमें वो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम, और इस तरह बार के ज़रिए अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये डायग्राम हमारी सिंपल बार डायग्राम कहलाती है। सवाल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास यहाँ पे, राइस के हवाले से एग्जाम्पल दी हुई है। यील्ड ऑफ राइस, एवरेज यील्ड ऑफ राइस। पाकिस्तान, यूएसए, इटली, इजिप्ट और जापान में जो है वो राइस की प्रोडक्शन के हवाले से यहाँ पर डेटा दिया हुआ है और इसको हमने सिंपल बार डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है। राइस यील्ड ऑफ राइस पाकिस्तान में 728 है। तो हमने जो कंट्रीज़ के नेम्स थे हमारे पास, जो कैटेगरीज थी, उन्हें हमने एक्स एक्सिस पर कॉपी कर लिया। पाकिस्तान, यूएसए, इटली और तमाम कंट्रीज़ के नेम जो है वो एक्स एक्सिस पर आ गए। अब जो क्वांटिटी दी हुई है यील्ड ऑफ राइस की, उसे हमने वाई एक्सिस पर कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हमने जो है वो ग्राफ बनाना शुरू किया, डायग्राम बनाना शुरू की। सबसे पहले पाकिस्तान 728, 500 से ऊपर देखें बार जा रहा है, 1000 से नीचे, तो ये 500-1000 के दरमियान में जो है वो 700 मौजूद होगा। 728 का बार एक पाकिस्तान के लिए बन गया कि पाकिस्तान में यील्ड ऑफ राइस इन केजी जो है वो कितनी है, 728 है। अब यूएसए, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो डिफरेंस होगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के दरमियान में जो है वो डिफरेंस, और एक अलग बार बनेगा यूएसए का 1469। तो 1000 से ऊपर 469, तकरीबन जो है वो 15000 के करीब करीब ये वैल्यू है, लेकिन थोड़ी सी नीचे बार बनेगा इससे क्योंकि ये 1469 है इसलिए। इसके बाद इटली के लिए हमने जो है वो बार बनाया और ये कहाँ तक जाएगा, 2903 तक। 2903, 3000 से नीचे तक जो है वो एक बार बन जाएगा।
अच्छा, इजिप्ट के लिए जो है वो 2153 तक एक जो है वो बार बनेगा, 2153 तक, 2000 से ऊपर थोड़ा सा जो है वो ऊपर शो होगा ये बार। इसके बाद लास्ट है जापान, जापान 2276 यील्ड ऑफ राइस है इन केजी, तो हमने जो है वो 2000 से ऊपर ज़रा सा बार बनाया है, 276 वैल्यू के बाद जो है वो बार बन गया जापान के लिए। तो इस तरह क्लास बनता है सिंपल बार डायग्राम, जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती है हमारी बार के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये हमारी सिंपल बार डायग्राम कहलाती है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, हर कंट्री, हर कैटेगरी, हर एट्रीब्यूट का जो है वो अलग बार बन रहा होता है, डिफरेंस होता है, बार ज्वाइन नहीं होते, इसे हम सिंपल बार डायग्राम कहते हैं। मजीद यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दिखाई गई है बार डायग्राम की, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल बार डायग्राम। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो शो किया गया है कि जनवरी से लेकर मई तक का टेम्परेचर कितना है। अब अगर यहाँ पर डेटा मौजूद नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इस पिक्चर को देखकर जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर है, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर है। देखें यहाँ पर मई में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो मंथ्स हमारे पास हैं इन्हें हमने एक्स पर कॉपी कर लिया, और इससे रिलेटेड टेम्परेचर, जनवरी में कितना टेम्परेचर था, फेब में कितना टेम्परेचर था, मार्च का टेम्परेचर क्या रहा, ये हमने वाई एक्सिस पर कॉपी कर लिया। डिस्क्रीट डेटा जो हमारे पास मौजूद होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, उन्हें हम वाई एक्सिस पर कॉपी करते हैं बार डायग्राम बनाने के लिए। अच्छा, अब जनवरी में देखें यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 20 से अबव आ रहा है, 24 से नीचे एक हमारे पास बार बन गया जनवरी के लिए। फेब में जो टेम्परेचर है हमारे पास वो है 24। मार्च में जो टेम्परेचर हमारे पास है वो है 28। अप्रैल का टेम्परेचर हमारे पास 36 से नीचे है, मतलब 35 तक का टेम्परेचर है अप्रैल में। और मई की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर 40 आ रहा है। इस डायग्राम को देखकर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो मई में रहा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मंथ ऑफ मई में रहा जो कि क्या था 40। सबसे कम टेम्परेचर जनवरी में रहा जो कि क्या है 20 के अबव, या 23, 22 इस तरह का टेम्परेचर जो है वो जनवरी में रहा। मई से कम टेम्परेचर अप्रैल में रहा जो कि 35 है। अप्रैल से कम टेम्परेचर मार्च में है जो कि 28 है। मार्च से कम टेम्परेचर फेब में रहा जो कि 24 है। तो इस तरह क्लास डायग्राम के ज़रिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, और इजीली कन्वे कर सकते हैं अपनी मालूमात अपने रीडर को। रीडर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, तो वो डायग्राम के ज़रिए हम उसका इंटरेस्ट क्रिएट करवाते हैं, और डायग्राम के ज़रिए अपने डेटा की मालूमात को पहुँचाते हैं अपने रीडर तक। तो क्लास ये तो बात हो गई सिंपल बार डायग्राम की। मजीद आगे देख लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ डायग्राम जो कि हमारे पास है सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर इसे कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहा जाता है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में होता यह है कि एक बार को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, और डिवाइड करके उसके पोर्शंस के जरिए जो है वो हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को और अपनी इंफॉर्मेशन को। किस तरह बनता है, और यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन हुई भी है। यूज्ड व्हेन द ऑब्जर्वेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द वेरियस कैटेगरीज हैव डिफरेंट कंपोनेंट। हम इसे यूज़ करते हैं जबकि ऑब्जर्वेशन जो कॉरिस्पॉन्डेंस कैटेगरीज हमारे पास हैं उसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। When comparison of the component parts is important, जब कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट होता है तब हम सब डिवाइडेड बार या फिर कंपोनेंट बार का इंतखाब करते हैं। सिंपल बार डायग्राम इज ड्रॉन फर्स्ट। सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए पहले हमें सिंपल बार डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी पड़ती है, with the length of bars proportional to the totals of the component parts। टोटल लेकर हम जो कंपोनेंट्स हमें दिए हुए हैं उसका टोटल लेकर हम पहले क्या करते हैं, सिंपल बार डायग्राम के जरिए सिंपल बार शो कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ लेंथ प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट मैग्नीट्यूड। सिंपल बार डायग्राम बनाने के बाद अब हर बार को हम जो कैटेगरीज हमें गिवन हैं उसके लिहाज से कंपोनेंट की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। ईच पार्ट गिवन अ डिफरेंट कलर और शेडिंग, और हम डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर्स के जरिए या फिर शेड के जरिए जो है वो शो करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये पार्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये कलर किसको डिस्क्राइब कर रहा है। और इस तरह सिंपल बार डायग्राम की हेल्प से हम बनाते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सिंपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम जिसे स्किड बार डायग्राम भी कहा जाता है, यहाँ पर सब डिवाइडेड बार डायग्राम ही जो है वो शो हुई भी है। सम बार्स ग्राफ्स हैव द बार डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, यानी बार ग्राफ जो है हमारे पास उसी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, सब पार्ट्स बना दिए गए एक बार के। तो डेट रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट वैल्यू फॉर आइटम्स, डेट रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ अ होल ग्रुप।
यानी इस तरह बनती है हमारी सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर इसे स्केड बार डायग्राम भी कहते हैं। देखिए एक बार है हमारे पास जो कि हमें सिंपल बार डायग्राम में सीखा था बनाना। अब इस बार को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। पर्पल कलर का पोर्शन जो है वो एक अलग कैटेगरी को शो कर रहा होगा, डार्क जो है ये एरिया ये एक अलग कैटेगरी को शो कर रहा होगा, लाइट एरिया जो है वो ये अलग कैटेगरी अलग एट्रीब्यूट्स को शो कर रहा होगा। तो इस तरह एक बार को जब हम डिवाइड करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो ये बार डायग्राम हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर स्केड बार डायग्राम कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी हुई है, डिफरेंट एयर्स में प्रोडक्शन दी हुई है फिश की, मरीन में और आइलैंड में। अब देखें 1996 से लेकर 1997 तक मरीन की प्रोडक्शन जो है फिश की वो 5.34 है और आइलैंड में जो है वो 2.18 है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में जब भी हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते हैं तो हम पहले टोटल ले लेते हैं, जो भी हमें कैटेगरीज गिवन होती है उसका हम टोटल लेकर पहले सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं और फिर बार को हम रिलेवेंट डेटा के हिसाब से जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इस डेटा को यूज़ करेंगे और सबसे पहले टोटल का कॉलम मैंने यहाँ पर बना लिया। मरीन और आइलैंड में प्रोडक्शन ऑफ फिश को जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी एयर्स के लिहाज से उसका हमने सम ले लिया। 5.34 प्लस 2.18 तो वैल्यू आ गई 7.52। 8.80 2.80 प्लस किया तो 11.60। इस तरह दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल का कॉलम रेडी होता जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन एयर्स को एक्स एक्सिस पर लेना है और इस टोटल के जरिए बार बनाना है हमें वाई एक्सिस पर लेकर। यहाँ यही पिछला वाला जो हमारे पास डेटा था यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है और इसके जरिए सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर एयर्स को मैंने कहा था एक्स एक्सिस पर लेंगे तो एयर मैंने यहाँ पर एक्स पर कॉपी कर लिए एक्जैक्टली सेम जैसे गिवन थे यहाँ पर, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर वाई पर क्या लिया हमने, टोटल जो प्रोडक्शन गिवन थी फिश की वो यहाँ पर ले लिया। पहले हम सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे और हर एयर का बार बना लेंगे। 1996 से लेकर 1997 तक फिश की प्रोडक्शन टोटल है 7.52। तो देखिए एक बार बनाया हमने यहाँ से 1996 से 1997 तक एक बार बनेगा 7.52, 5 से ऊपर 10 से नीचे वैल्यू 7.52 है तो ये एक बार बन गया। ऐसे ही सेकंड बार बना लेंगे 1997 से लेकर 1998 तक, बार जाएगा 11.60 तक, ये बार बनाना स्टार्ट किया और ये 11.60 तक, 10 से ऊपर 15 से नीचे 11.60, ये एक बार बन गया। इस तरह थर्ड देख लें 1998 से 1999 तक 17.56, 1998 से 1999 ये बार बनाया हमने 17.56, 15 से ऊपर वैल्यू होगी, 15 से ऊपर जाके और फिर ये बार हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह तमाम बार एयर्स के लिहाज से हम टोटल की वैल्यू को देखकर ड्रॉ कर लेंगे। अब इन्हें डिवाइड कैसे करना है, सिंपल बार तो हम सीख चुके हैं, अब इसको डिवाइड किस तरह करते हैं। एक्स पर एयर्स को लेकर वाई पर टोटल को लेकर हमने बार बना लिए। अब फर्स्ट बार को देखते हैं। फर्स्ट बार पे देखें जो मरीन की प्रोडक्शन थी फिश की वो 5.34 है, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, 5 से ज़रा सी ऊपर होगी, 3.4 है तो इसलिए 5.34 है तो 5 यहाँ होगा, 3.4 की जाकर हमने देखा यहाँ से और एक लाइन ड्रॉ कर ली स्ट्रेट इस तरह। अब जो नीचे का एरिया होगा इसको अलग अलग जो है वो कलर से डिफाइन कर देंगे। स्काई ब्लू कलर यहाँ पर कर दिया है हमने और यहाँ डिफाइन भी कर दिया इधर कि स्काई ब्लू कलर क्या शो कर रहा है, मरीन में फिश की प्रोडक्शन को शो कर रहा है। इसके बाद जो एरिया रिमेनिंग बचा ऊपर वाला हिस्सा उसे हमने डार्क कलर रेड से जो है वो शेडेड कर दिया और डिस्क्राइब कर दिया कि ये जो पोर्शन है ये क्या कर रहा है, आइलैंड में प्रोडक्शन ऑफ फिश को डिस्क्राइब कर रहा है। रेड पोर्शन डिस्क्राइब कर रहा है आइलैंड प्रोडक्शन ऑफ फिश को। अच्छा यहाँ पर ये इस तरह बार डिवाइड हो गया। 5.34 ब्लू एरिया जो कि मरीन फिश ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश को शो कर रहा है और रेड एरिया आइलैंड में फिश की प्रोडक्शन को शो कर रहा है। ऐसे ही सेकंड को भी डिस्क्राइब कर देंगे 8.80, ये बार कंप्लीट बना हुआ था हमारे पास 8.80, यहाँ 10 से नीचे होगा 8.80, तो यहाँ पर जहाँ पर 8.80 आ रहा है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की और नीचे का एरिया हमने लाइट ब्लू कलर कर दिया कि ये पोर्शन जो है वो क्या है, मरीन में प्रोडक्शन ऑफ फिश को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि 8.80 है। अब रिमेनिंग जो पार्ट बचा ऊपर का हिस्सा जो है उसमें डार्क कलर कर दिया रेड और ये शो कर रहा है आइलैंड में प्रोडक्शन ऑफ फिश को जो कि 2.80 है। इस तरह तमाम बार्स को हम डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास सब डिवाइडेड बार रेडी हो जाएगा। इस तरह करते हैं क्लास, जब भी हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने जाएंगे तो पहले एक्स पर एयर्स को लेंगे, वाई पर टोटल को लेकर
सिंपल बार ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल बार को ड्रॉ करने के बाद फिर उसे रिमेनिंग जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है उनसे डिवाइड करवा देंगे। पहला पोर्शन लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जाकर, और फिर जो रिमेनिंग पोर्शन बनेगा वो दूसरी वैल्यू का होगा। इसके बाद देख लेते हैं मजीद सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम की एक और एग्जांपल। यहाँ पर एयर्स गिवन है, वीट गिवन है, बार्ले और उसका टोटल गिवन है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही जब भी आप बार बनाने जाए कंपोनेंट बार डायग्राम बनाने जाएंगे तो हमें टोटल रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ वही किया हमने, तीनों की प्रोडक्शन, तीनों की जो वैल्यूज हमारे पास गिवन थी 34, 18, 27, 1991 में उसका प्लस कर लिया, तमाम वैल्यूज को तीनों को प्लस किया तो टोटल आ गया 79। 1992 में वीट बार्ले ओट्स को प्लस किया, 43 प्लस 14 प्लस 24 तो वैल्यू आ गई 81 टोटल। इस तरह 43 प्लस 16 प्लस 27 1993 के लिए तो वैल्यू आ गई 86। 1994 में प्लस किया 1994 की वैल्यूज 45 प्लस 13 प्लस 34 तो वैल्यू आ गई 92। इस तरह टोटल का कॉलम रेडी हो गया। करना क्या होता है हमें बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम के लिए पहले हम लेते हैं एयर्स को एक्स एक्सिस पर और टोटल को लेते हैं हम वाई एक्सिस पर, और उसके लिहाज से टोटल के लिहाज से बार बना लेते हैं। 1991 में टोटल जो है वो 79 है। 1991 एक बार ड्रॉ करना शुरू किया, 79 80 से नीचे होगा, 79 का एक बार बना लिया हमने। दूसरा 1992 से 81 तक, 1992 81, 80 से ऊपर 81, ये बार रेडी हो गया दूसरा। 1993 86, 1993 86, 81 से ऊपर 86 यहाँ आ गया। ओके, लास्ट है 1994 92, 1994 92 वैल्यू 100 से नीचे, ये लास्ट हमारा फोर्थ बार बन गया। अब सिंपल जब बार बना लिए हमने, अब हर बार को डिवाइड करना है रिक्वायर्ड वैल्यू के हिसाब से। पहले देख लेते हैं फर्स्ट बार के लिए, वीट की वैल्यू है 34, वीट की वैल्यू 34, 40 से नीचे 20 से ऊपर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हमने, 34 यहाँ मौजूद होगा। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इस 34 में प्लस करेंगे 18 तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 52। 34 प्लस 18 तो 52 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब जो सेकेंड लाइन हम बनाएंगे वो 52 को लेकर बनाएंगे, 60 से नीचे 40 से ऊपर 52 एक लाइन ड्रॉ की। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो कितने का होगा, 27 का होगा। टोटल बार 79 का था, पहले हमने 34 से एक लाइन ड्रॉ की, 34 में प्लस किया 18 तो वैल्यू आ गई 52, 52 से सेकेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब थर्ड 27 ड्रॉ कर 27 प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 79 आ जाएगी, जो कि हमारा थर्ड पोर्शन रेडी है। इस तरह तीन पोर्शन बन गए। पहला पोर्शन वीट को डिस्क्राइब कर रहा है लाइट कलर का, डार्क एरिया बार्ले 18 की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, और ओट्स 27, ये जो डार्क सा रीजन है लाइट और डार्क ग्रे कलर का है, ये रीजन डिस्क्राइब कर रहा है ओट्स को। यहाँ हम बताएंगे भी कि लाइट एरिया वीट को डिफाइन कर रहा है, डार्क एरिया बार्ले को डिफाइन कर रहा है, और ग्रे का एरिया जो है वो ओट्स को डिफाइन कर रहा है। इस तरह सेकंड को देख लेते हैं। पहले 43 पर हम गए, 1992 43, 40 से ऊपर एक लाइन ड्रॉ की हमने, ये 43 की आ गई। अब 43 में हम प्लस करेंगे 14 तो ये हो जाएगा 57। 57 60 से नीचे होगा, यहाँ पर सेकंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली 57 की। 57 में हम प्लस करेंगे 24 तो वैल्यू आ जाएगी 81, और 81 का जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा वो बना हुआ है। इस तरह हम शेड कर देंगे अलग अलग, पहले 43 का वीट का एरिया, फिर ये जो छोटा सा एरिया है 14 ये बार्ली का एरिया है, और लास्ट जो है वो ओट का एरिया है। इस तरह क्लास सिंपल बार डायग्राम रेडी होती है हमारी। मैंने दोनों कंपोनेंट को डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पर। अगर 2 एट्रीब्यूट्स गिवन थे तो पहला वाला बार जो हमने बनाया था इस तरह बनेगा, और अगर 3 आपको गिवन हो एट्रीब्यूट्स या फिर कैटेगरीज तो फिर इस तरह जो है वो प्लस करके वैल्यू बार बन रहे होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगली डायग्राम को, जो कि मल्टीपल बार डायग्राम कहलाती है। दिस डायग्राम आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग 2 और मोर इंटररिलेटेड डेटा फॉर फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। मल्टीपल बार डायग्राम को ग्रुप बार चार्ट भी कहा जाता है, ग्रुप डायग्राम भी कहते हैं। अ ग्रुप्ड और क्लस्टर्ड बार ग्राफ इज यूज्ड टू प्रेजेंट डिस्क्रीट वैल्यूज फॉर मोर देन वन आइटम, देन शेयर द डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा होता है, यहाँ पर एक ईयर में 3 बार बन रहे होते हैं, यानी एक ईयर में डिफरेंट वैल्यूज को, डिफरेंट कैटेगरी को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पर डिस्क्राइब भी हुआ है, देखिए यहाँ पर ईयर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर वैल्यूज गिवन हैं। फर्स्ट में जो है वो 3 बार बन रहे हैं। एक ग्रुप बन रहा है
मल्टीपल बार बन रहे हैं, इसलिए इस डायग्राम को मल्टीपल बार डायग्राम भी कहा जाता है। मज़ीद आगे देख लेते हैं इसे, एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। यहाँ पर टैक्स गिवन है, डायरेक्ट टैक्स गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है और एयर्स गिवन है। एयर्स जब भी गिवन होंगे हमें डायग्राम्स बनाने के लिए तो एयर को हम एक्स एक्सिस पर कॉपी करते हैं, और जो टैक्सेस की वैल्यूज हमें गिवन है, टैक्स की वैल्यू गिवन है, वो हम वाई एक्सिस पर कॉपी करेंगे। टोटल निकालने की जरूरत नहीं है हमें, सिंपल हमने एयर्स को जो कॉपी किया है 1972, 1975, 1978, 1981 इनके लिहाज से बार बनाएंगे गिवन वैल्यू के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पर 1972 और 1975 के दरमियान में देखें गैप है, तो आप एयर्स के दरमियान में गैप रखिएगा ताकि आपको इजीली एक एयर में मल्टीपल बार इजीली आप बना सकें। पहले हम 1972 को देख लेते हैं। 1972 में डायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है 1200 तो एक बार बनाया हमने 2000 से नीचे 1200 का, ये वैल्यू, ये बार शो कर रहा है डायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को। हमने इसको शेड कर दिया स्काई ब्लू कलर से और कहा कि भाई ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स के बार है। दूसरा है इसी ईयर में 1972 में इनडायरेक्ट टैक्स 2300, 1972 में ही एक और बार बनेगा जो कि जाएगा 2300 तक, 2000 से ऊपर 300 तक एक बार बन गया हमारे पास, ज्वाइंट होकर बना ये बार यहाँ पर। और हमने इसे कह दिया ये क्या है, जो है वो एक ही एयर में अलग अलग टैक्सेस की वैल्यू को शो कर रहे हैं, टैक्स की वैल्यू को शो कर रहे हैं। 1972 में पहले ब्लू का जो ब्लू बार है वो डायरेक्ट टैक्स को शो कर रहा है और जो रेड बार है वो इनडायरेक्ट टैक्स को शो कर रहा है। एक ईयर में दोनों बार को हमने बना दिया। दूसरा है फिर 1975 में डायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है 225 यानी 2250, 2250। अब हमने 1975 में एक बार बनाया 2000 से ऊपर, ये एक बार बन गया हमारे पास ब्लू वाला एरिया जो शो कर रहा है किसको, डायरेक्ट टैक्स को। 1975 में एक और बार बनाएंगे 4100 का, तो 4000 से ऊपर 100 जरा सा ऊपर जाएगा इससे और एक बार रेडी हो गया हमारे पास रेड वाला जो कि इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को शो कर रहा है। सेम इसी 1978 में दो बार बनेंगे, 2500 का पहले बार बनाया हमने, 2500 का ब्लू बार, और इसी ईयर में जो है वो 6300 का एक बार बना, 6000 से ऊपर 300 तक गया बार और ये रेडी हो गया। 1981 की वैल्यू डायरेक्ट टैक्स की है 3500, 4000 से नीचे एक बार, और इसके साथ ही 1981 में एक और बार बना जो कि हमारे पास है 10,000 का, और ये बार 10,000 तक जाके कंप्लीट हो गया। तो इस तरह एक ही ईयर में दो बार हमने बनाए हैं और एक बार शो कर रहा है डायरेक्ट टैक्स को, दूसरा बार शो कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को। ब्लू वाला बार जो है वो डायरेक्ट टैक्स को शो कर रहा है, रेड वाला बार जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को शो कर रहा है। तो क्लास इस तरह बनता है मल्टीपल बार डायग्राम, यानी जिसमें एक ही ईयर में हम जो है वो मल्टीपल बार बना रहे होते हैं। और देखिए एक ही ईयर में ग्रुप भी बन रहा है बार का, तो इसलिए इसको ग्रुप बार डायग्राम भी कहते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम की मजीद एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। ईयर्स गिवन है हमें 1991, 1992, 93, 94 और 95, इन्हें हमने एक्स पे कॉपी कर लिया। इसके साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू गिवन है, उन्हें हमने वाई पर कॉपी कर लिया। बार बनाना स्टार्ट किया 1991 में, पहला बार बनेगा 7930, 7930, 8000 से नीचे। दूसरा बार बनेगा 4000 का इसी ईयर में, दूसरा बार ज्वाइंट होकर बन गया 4000 का, 4000 तक की वैल्यू का। तो 1991 में दो बार बन गए हमारे पास, एक बार डार्क वाला बार जो शो कर रहा है वो इंपोर्ट को शो कर रहा है, लाइट बार शो कर रहा है एक्सपोर्ट को, या हमें एक्सप्लेन करना होता है इस तरह। दूसरा 1992 8850 का एक बार बना डार्क एरिया, ये इंपोर्ट को शो कर रहा है। दूसरा इसके साथ ही 5225 का बार रेडी हो गया हमारे पास, ये 5225, 6000 से नीचे होगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास सेकेंड बार एक्सपोर्ट की आ गई। थर्ड 1993 9780, 9780 10,000 से नीचे होगा, और दूसरा 6150, इसके साथ ही एक और 1993 में एक और बार रेडी होगा 6150, 6000 ये रहा, 150 की वैल्यू जरा सी ऊपर हो जाएगी इस बार से, और ये दूसरा बार भी रेडी हो गया। तो क्लास इस तरह हम जो है वो एयर के लिहाज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक्सप्लेन कर देंगे, और एक ही एयर में दो बार बनेंगे, इसलिए इसको मल्टीपल बार डायग्राम कहा जाता है। मजीद आगे देख लेते हैं पाई चार्ट, लास्ट डायग्राम हमारी
पाई चार्ट जिसे पाई डायग्राम भी कहते हैं, जिसे सेक्टर डायग्राम भी कहा जाता है, जिसे सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं। A pie diagram is a graphical device of circular shape broken into subdivision. These subdivisions are called sectors, whose areas are proportional to the various parts into which the whole quantity is divided. A pie diagram is an alternative of subdivided bar diagram. पाई डायग्राम जो है वो अल्टरनेटिव है सब डिवाइडेड बार डायग्राम की। पाई चार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले गिवन वैल्यूज़ को एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है, सेक्टर ऑफ एंगल हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि फॉर्मूला जिसका ये होता है वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, हर कंपोनेंट की वैल्यू को हम उनके टोटल से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करवाते हैं 360 से। सवाल के जरिए समझते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, एक एक्टिविटीज और नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं। स्कूल 6, स्लिप 8, प्लेइंग 2, स्टडी 4, टीवी 1। ये एक्टिविटीज परफॉर्म की गई, इनसे रिलेटेड जो है वैल्यूज है, कंपोनेंट वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है। अब इस वैल्यूज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक्टर ऑफ एंगल में। हमने वही किया, एंगल्स ऑफ सेक्टर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। किस तरह कैलकुलेट होता है एंगल ऑफ सेक्टर, फार्मूला इसका ये होता है कि हर कंपोनेंट वैल्यू को इसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं 360 से, तो हमारे पास जो है वो एंगल्स ऑफ सेक्टर हमें हासिल हो जाता है। वही किया हमने 6 डिवाइड बाय 24, 24 कहाँ से आया, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करने पर टोटल इन वैल्यूज़ का। 6 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 360, तो एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री का, एंगल ऑफ सेक्टर की पहली वैल्यू। 8 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 360, तो वैल्यू आ गई 120 डिग्री। 2 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 360, 30 डिग्री का एंगल। 4 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 360, 60 डिग्री का एंगल। 1 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 360। इस तरह तमाम वैल्यूज़ को जो है वो हम डिवाइड करवा के 24 से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 से, तो हमारे पास एंगल्स ऑफ सेक्टर का कॉलम रेडी हो जाएगा और जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंगल में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि इसके लिए हम डी का इस्तेमाल करते हैं और डी पर एंगल मौजूद होते हैं, तो हमें ये वैल्यूज़ वहाँ पर ड्रॉ करनी होती है। अच्छा, MCQs में आता है क्लास के एंगल ऑफ सेक्टर्स की वैल्यूज़ का सम क्या होता है। अगर इन तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस करें तो इस कॉलम का सम क्या आता है, इस कॉलम का सम हमेशा 360 आता है। जब एंगल्स ऑफ सेक्टर के कॉलम को हम प्लस करेंगे तो इन तमाम वैल्यूज़ का सम 360 आएगा। इस तरह ड्रॉ होता है पाई चार्ट। पहले हम सर्कल बना लेते हैं कंपास की हेल्प से। सर्कल बनाने के बाद हमने जो है वो सर्कल डी यूज़ करते हैं हम पाई चार्ट के लिए। डी को जो है वो सेंटर में रखना होता है और एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पर इस तरह। डी को बिल्कुल सर्कल के सेंटर पॉइंट पर रखकर और हमने इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इस लाइन को फोकस करेंगे, इस लाइन पर अपने डी की लाइन को रखेंगे। डी का जो पॉइंट होता है सेंट्रल, वो पॉइंट यहाँ पर होगा और 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा इस तरह। ये 90 का एंगल ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम मूव कर लेंगे अपनी डी को। अब डी का सेंट्रल पॉइंट यही होगा, लेकिन डी पर जो लाइन मौजूद होती है अब वो लाइन इस लाइन पर मौजूद होगी। और अब दोबारा एंगल ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री का, जो कि ये आ गया। अब फिर डी को मूव कर लेंगे। डी का सेंट्रल पॉइंट यही होगा, लेकिन डी पर मौजूद लाइन का जो फोकस होगा वो अब इस लाइन पर होगा। इस लाइन पर रखकर हम मजीद एक एंगल ड्रॉ करेंगे और डी के जरिए 15 का एंगल बना लेंगे। 15 का एंगल यहाँ बन जाएगा। अब ये एंगल बनाने के बाद फिर डी को मूव करेंगे। डी की जो लाइन होगी हमारी वो यहाँ पर रखेंगे और डी का पॉइंट इस पॉइंट पर रखेंगे। मजीद अगला एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि क्या है 60 का एंगल बन जाएगा। 60 का एंगल बनाने के बाद फिर डी को मूव करेंगे। अब डी का पॉइंट जो है वो यहाँ पर होगा, लेकिन डी की लाइन जो होगी अब वो इस वाली लाइन पर रखेंगे हम और मजीद एंगल ड्रॉ कर लेंगे एक 30 का, जो कि ये रहा। और जो पोर्शन बचेगा अब वो 120 का एंगल बन जाएगा। इस तरह क्लास डी के जरिए हम पाई चार्ट बनाते हैं। सर्कुलर डायग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सर्कल की फॉर्म में अपनी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए इसे सर्कल डायग्राम कहा जाता है। इसे यहाँ पर आप डिस्क्राइब करते हैं कि हर पोर्शन किस एंगल को शो कर रहा है। यहाँ वैल्यूज भी गिवन है, देखें पहला पोर्शन 90 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 15 का है, 60 डिग्री का है, 30 का है और फिर 120 का है। इस तरह हम डिस्क्राइब भी करते हैं कि कौन सा एरिया कलर के जरिए, लाइंस के जरिए प्रेजेंट कर रहे होते हैं पाई चार्ट को। प्रेजेंटेशन के भी जो है वो नंबर होते हैं कि ये वाला एरिया जो डार्क एरिया है वो स्कूल को शो कर रहा है, ब्लैक एरिया स्लिप की एक्टिविटी को शो कर रहा है, प्लेइंग एक्टिविटी को लाइट एरिया शो कर रहा है, स्टडी एक्टिविटी को ग्रेश एरिया शो कर रहा है। इस तरह हर एरिया को आपने डिफरेंस कलर्स के जरिए, डिफरेंट शेड्स के जरिए जो है वो नुमाया करना होता है, जाहिर करना होता है, शो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई चार्ट हमारा रेडी हो गया।
थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 3 का हमने लेक्चर नंबर 1 में ग्राफ्स और इसके टाइप्स के हवाले से डिस्कस कर लिया था, और आज लेक्चर नंबर 2 में डायग्राम्स और इसके डिफरेंट टाइप्स के हवाले से डिस्कस कर लिया। कोई सवाल हो आज के क्लास के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।